जो रीसेंट ईयर को पुराने अगर पेपर देखें ना 2018 से पहले वाले अगर पेपर्स देखें तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरी में कम आता था, ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमसीक्यू में आता था। लेकिन मेरे बच्चे ओवर द इयर्स अगर हम देखते हैं रीसेंट ईयर्स में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इनफैक्ट जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराए थे, लास्ट पेपर पास पेपर कराया था, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे पूरा एक सवाल था। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब तक थ्योरी में नहीं आ रही थी ना तब तक तो ये आसानी थी कि आप बस रट्टा शट्टा लगाया हुआ है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके भी तुक्का हो जाएगा। बट थ्योरी में यू नीड टू राइट, और राइटिंग कैसे करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा याद रखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच थी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच थी जिसमें आप दो एनर्जीज के ऊपर बात करते हैं। कौन कौन सी? जिनको पता है वो जवाब देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इस चैप्टर में असल में प्राइमरीली दो एस्पेक्ट थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और केमिकल इलेक्ट्रिकल में कैसे होती है। बेटा इस कन्वर्जन का जो फॉरवर्ड वे कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन का नाम था इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आप बैटरी से करंट यूज करते थे और उस करंट को यूज करके आप केमिकल चेंज प्रोड्यूस करवाते थे सब्सटेंस के अंदर। ये इस चैप्टर का मेजर एस्पेक्ट था जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरा जो माइनर एस्पेक्ट था वो था केमिकल एनर्जी से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बहुत माइन्यूट डिस्कशन है इस पार्ट की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन जितनी है वो करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस चैप्टर के दो टारगेट्स हो गए, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इलेक्ट्रोलिसिस से। बेटा एक डायग्राम आपको याद दिलाते हैं, सबने देखी भी होगी, दोबारा से देख लेंगे। एक डायग्राम आप सबने पढ़ी है, इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डायग्राम है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की डायग्राम है, और ये याद भी होनी चाहिए। आपके पास इस तरह का कंटेनर होता है, पेपर 2 में करने जा रहे हो, थ्योरी में करने जा रहे हो, तो डायग्राम का अंदाजा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके पास एक अदद कंटेनर होता है और इस कंटेनर में आप सस्पेंड करते हैं क्या? कंडक्टिंग स्ट्रिप्स को। इस कंटेनर में आप सस्पेंड करते हैं कंडक्टिंग स्ट्रिप्स को, और इन कंडक्टिंग स्ट्रिप्स को फिर वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ? सोर्स ऑफ डीसी करंट, यानी बैटरी से। सोर्स ऑफ डीसी करंट यानी डायरेक्ट सप्लाई, जिसको आप यूजुअली बैटरी होती है। ठीक है जी। और जिस टर्मिनल को आप कनेक्ट करते थे पॉजिटिव साइड से, जिस प्लेट को आप कनेक्ट करते थे पॉजिटिव साइड से, इसे क्या कहा जाता था? एनोड। और जिसे नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते थे वो क्या कहा जाता था? कैथोड। इन प्लेट्स को क्या कहते थे? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस का जो बेसिक सेटअप है ये आपको याद रखना जरूरी है कि आपके पास एक कंटेनर होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो थ्योरी के लिहाज से ये सारी लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये क्या है बेटा? वायर्स हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स के लिए शर्त क्या होगी बच्चों? कि इलेक्ट्रोड मस्ट बी ऑफ कंडक्टिंग नेचर। जरूरी नहीं कि मेटल हो, ये एग्जाम में फंसाएगा। जरूरी नहीं कि मेटल हो, मेटल हो तो अच्छा है, लेकिन मेटल के अलावा देयर आर नॉन मेटल्स एज वेल। यूजुअली नॉन मेटल्स करंट कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स करते हैं, जैसा कि ग्रेफाइट। जैसा ये ग्रेफाइट जो कार्बन का उसमें कंडक्टिविटी होती है, आप पढ़ चुके हैं डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। इसलिए इलेक्ट्रोड सिर्फ मेटल का हो लाजमी नहीं है, ये एमसीक्यू में भी काम आएगा कि मेटल का होना लाजमी नहीं है, कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो। और क्या एग्जांपल है जो नॉन मेटल है लेकिन कंडक्टर है? ग्रेफाइट। और आपके इस चैप्टर में मल्टीपल जगहों पे ग्रेफाइट इस्तेमाल भी हुआ। फिर एनोड और कैथोड, ये भी समझ लीजिए बेटा। एनोड और कैथोड के बारे में आमतौर पर तो आपको ये याद है कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो एनोड है, जो नेगेटिव है वो कैथोड है। लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, असल में ये डेफिनेशन नहीं होती एनोड कैथोड की, बल्कि एनोड कैथोड की डेफिनेशन कुछ मुख्तलिफ होती है। और वो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में हो सकता है, थ्योरी में तो ये पूछे नहीं आपसे, लेकिन पूछ भी सकता है। एमसीक्यू में अलबत्ता कई दफा आ चुकी है ये जो बात अब बताने जा रहा हूँ। याद रखना, एक जमाने में, आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, एक जमाने में कोल्ड ड्रिंक आया करती, सॉफ्ट ड्रिंक, जिसका नाम था आरसी कोला। ठीक है, अब तो नहीं आती। आरसी, आरसी कोला का निमोनिक कहाँ काम आएगा? आरसी कोला का मतलब है रिडक्शन एट कैथोड।
रिडक्शन, आर इज रिडक्शन एट कैथोड। याद रखिए एनोड और कैथोड की डेफिनेशन असल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर नहीं होती, ठीक है। हमारे यहाँ आसानी के लिए इसको इस तरह फॉलो करते हैं, लेकिन जब आपसे बोलेगा बताओ कैथोड क्या है, तो एक बच्चा वो होगा जो लिखेगा कि वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कैथोड की डेफिनेशन लिमिटेड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अप्लाई नहीं होती। आपको मजे की बात बताऊं, जो आपके घर में पेंसिल सेल है, बैटरी जो रिमोट वगैरह में लगाते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आप नोटिस करना, आज जाकर उस बैटरी को निकालना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लिखा होगा कैथोड, नेगेटिव पे लिखा होगा, ठीक है। ये आपने जिंदगी में कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आपने तो ये पढ़ा कि पॉजिटिव एनोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है, लेकिन असल में ये गलत डेफिनेशन, मतलब गलत से मुराद ये असल डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन किस बेसिस पर होती है कैथोड एनोड की, कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो वो कैथोड होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होता है। और ये बात आपको आरसी कोला से याद रखनी है, रिडक्शन एट कैथोड। यानी अगर आपको ये ना पता हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड और कौन सा एनोड है, तो जिस जगह रिडक्शन हो रही होगी वो कैथोड होगा, और जिस जगह ऑक्सीडेशन, ये असल डेफिनेशन है, थ्योरी में आ भी चुकी है, याद रखिएगा। इस तरह भी आ जाता है कि चार, जैसे एमसीक्यू के पेपर में भी आ जाता है कि चार ऑप्शंस दिए हुए, चार रिएक्शन लिखे हुए, तो अब आपसे बोलेगा बताइए कौन सा वाला जो है ना वो कैथोड पर हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप देखें कि नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से देख लें, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप देखें कि रिडक्शन कहां हो रही है। रिडक्शन तो पता है ना, व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है जी। यस सर। तो मेरे बच्चे में हाल यहाँ पर ये करेक्ट करना जरूरी था कि कैथोड एनोड का जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो जाए। तो हमें अब तक क्या पता था कि नेगेटिव जो है वो कैथोड होता है, पॉजिटिव जो है वो एनोड होता है, बट अब उस पर हमने एड ऑन क्या कर लिया भाई, कि रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर हो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो कैथोड होगा, और जहां ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड होगा। तो बेटा डायग्रामेटिक सेटअप तो आपको इतना याद रखना है। फिर इसके बाद इसमें आप क्या करते थे, आप डालते थे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन और रीजनिंग 50 दफा पेपर में आपको मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट नहीं करता, और मोल्टन और एक्वस स्टेट में करंट कंडक्ट करता है। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी दरखास्त है बेटा, जहां बात समझ आती जाए बताते जाए जरूर। दोबारा सुनिएगा, हमने क्या कहा, हम इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। बेटा माइक्स में डिस्टर्बेंस इनकी है, प्लीज बंद रखें उसको, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें पहला प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें करंट को लाइस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब उसके लिए जो डायग्रामेटिक सेटअप था जो कॉमन रहेगा, एक अदर कंटेनर है, तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। उसमें सस्पेंड करेंगे आप इलेक्ट्रोड जो कंडक्टिंग नेचर के होंगे, आमतौर पर मेटल होगा, लेकिन नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह फिर उसके अंदर वायर्स का कनेक्शन आएगा, बैटरी डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट होगा, और उसके बाद आखिर में आ गया इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था बच्चों, अ सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट, जी यहीं पर लिख देते हैं, सब्सटेंस दैट कंडक्ट करंट इन मोल्टन और, बोलो बच्चों, एक्वस स्टेट, बट नॉट इन, ये लिखना लाजमी है बेटा, नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्यों नहीं करता, साथ साथ एग्जामिनर रीजन भी पूछेगा। कोई ऐसा थ्योरी का सवाल आपको पास पेपर पे नहीं मिलेगा जहां उसने इलेक्ट्रोलाइट पूछा हो और रीजन ना पूछा हो, रीजन लाजमी पूछेगा। क्या रीजन होता है बेटा, कि सॉलिड स्टेट हो में क्या प्रॉब्लम होती है, कि आपको ये पता है कि करंट की कंडक्टिविटी होती है फ्री चार्ज से। जब तक किसी सब्सटेंस में फ्री आयंस ना हो, फ्री चार्ज ना हो, करंट कंडक्ट नहीं होता। तो इसमें क्या इश्यू होता है कि मेरे बच्चे, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें सॉलिड स्टेट में आइंस जो होते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आइंस, ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर नॉट फ्री। सॉलिड स्टेट में जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस होते हैं वो फ्री टू मूव नहीं होते। क्यों नहीं फ्री टू मूव होते भाई, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है उस आयोनिक बॉन्ड की फोर्स ने इन्हें बहुत स्ट्रांगली पकड़ कर रखा होता है। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, और इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स आर
आयोनिक कंपाउंड्स। तो सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ attraction. Why are they not free to move? Because of strong electrostatic forces of attraction. Is that clear ऑनलाइन वाले बच्चों? एंड लिक्विड या मोल्टन में बेटा कैसे कंडक्टिविटी आ जाएगी बताओ बेटा? कि लिक्विड या मोल्टन स्टेट में जो फोर्सेस होंगी वो क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। और जब फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी तो फिर करंट जो आयंस हैं दे विल बी फ्री टू मूव। बेटा ये आइडिया सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे मौजूद हैं, हफ्सा, जमाल, मोमिना, बेटा ये आइडिया क्लियर है? चलो तो बेटा बिल्कुल रॉ आइडिया मैंने इस वक्त तुम लोगों को बेसिक प्रोवाइड की है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप बैटरी से करंट को यूज करते हैं और उससे इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी को लाइस ब्रेक डाउन करते हैं, यानी करंट को यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप केमिकल चेंज प्रोड्यूस करते हैं। डायग्रामेटिक सेटअप ड्रॉ करने के लिए, लेबल करने के लिए आ सकता है। तो ड्राइंग में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है, इलेक्ट्रोड लाजमी लेबल करने। एक चीज जो तुम्हें मैंने नई एड ऑन की, कैथोड एनोड के लिए आरसी कोला याद रखना है, रिडक्शन विल ऑलवेज अकर एट कैथोड। इट इज नॉट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, बल्कि ज्यादा ऑथेंटिक जो कॉन्सेप्ट है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का है। इलेक्ट्रोलाइट जिस पर थ्योरी में बेताशा रीजन आपको मिलेगा कि व्हाई दिस डज नॉट कंडक्ट करंट इन सॉलिड एंड व्हाई दिस कंडक्ट करंट इन मोल्टन और एक्वस। रीजन क्या रहेगा कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जब लिक्विड में डालोगे, मोल्टन में स्टेट में लेके जाओगे तो वो आयंस फ्री हो जाएंगे। यहां तक कोई मसला तो नहीं है मेरे बच्चों? यहां तक ऑनलाइन वालों कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। जी अहमद काकड़ बोलो। सर ये जो आपने ये इसके बाद क्या लिखा है सर, ये जो इसके मोल्टन बाद और एक्वा स्टेट, मोल्टन और एक्वा स्टेट, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ओके ओके थैंक्स। बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। चलो अब मेरे बच्चे इस चैप्टर का असल, बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के रिवीजन से बात शुरू की है। अभी तक आपने जो मिस किया है वो है बेसिक डायग्राम जो इलेक्ट्रोलिसिस की आपने देखी हुई है। अब यहां से असल कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि मेरे बच्चे अगर इस चैप्टर को आप ओवरव्यू में देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस यहां पर जो बेस कर रही थी उसमें सबसे पहला था इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर। आपने अभी जो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट या तो सॉलिड हो सकता है, या तो मोल्टन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा, एक्वस हो सकता है। आपने जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट या तो सॉलिड होगा, या मोल्टन होगा, या एक्वस होगा। भाई क्या सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट होगा? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों, क्या सॉलिड नो स्टेट में सर। करंट कंडक्ट होता है? नो। नहीं होता। नहीं सर। बताया कि सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज द ऑपोजिटली, बेटा बोलो, ऑपोजिटली इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर not free to move. Why they are not free? Because they are held together by strong electrostatic forces of attraction. Covalent bond नहीं लिखना है, इसलिए electrostatic forces of attraction. What are electrostatic forces of attraction? Forces of attraction between charged particles. चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। क्योंकि ये थ्योरी में एक मुस्तकिल सवाल है। हर साल जब आपको ये सवाल नजर आएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और साथ में फौरन पूछेगा कि करंट कंडक्ट सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, क्यों नहीं होता, और मोल्टन एक्वस में क्यों। चल तो सॉलिड, अब चैप्टर का लेआउट समझना था कि चैप्टर ग्रिप कर सको। तो इलेक्ट्रोलाइट की बेसिस पर हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट की तीन पॉसिबल स्टेट्स हैं, सॉलिड, मोल्टन और एक्वस। सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी ही नहीं है, बात यहां पर गल बढ़ गई, खत्म हो गई। अब आ जाओ मोल्टन स्टेट पर। भाई मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है कि मैंने उसे पानी में डिसॉल्व किया है? नहीं। मोल्टन स्टेट का मतलब है कि मैंने उसे इस हद तक गर्म किया है कि उसके सारे बॉन्ड्स टूट गए हैं और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला गया है, मोल्टन स्टेट में चला गया है। एक हीटेड स्टेज का नाम है मोल्टन स्टेट। याद रखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास है NaCl, या मेरे पास है अल्लाह भला करे कैल्शियम क्लोराइड, या मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लेता हूं मोल्टन स्टेट में, तो जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर सेशंस में पढ़ चुके हैं दे नो दिस वेरी वेल कि यहां पर हमने आपको बताया था एक जुगाड़, एक निमोनिक, दैट वाज CA का निमोनिक। CA का निमोनिक यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं है मेरे भाई। CA का निमोनिक का मतलब है कंपाउंड का पहला पार्ट।
हमेशा कहाँ मिलेगा आपको? कैथोड पर। कंपाउंड का पहला पार्ट आपको कहाँ मिलता है? कैथोड पर। और दूसरा पार्ट कहाँ मिलता है? एनोड पर। कैसे मिलता है इसकी डिटेल समझ लीजिए। तो बेटा क्योंकि थ्योरी में प्रोसेस लिखने के लिए भी आएगा, तो कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप NaCl से शुरू करें। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तो। मेरे बच्चे याद रखें, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कोई बता दो, दिल खुश कर दो, कितने स्टेज में लिखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस? 3 स्टेज में। वेरी गुड। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेज में लिखा जाता है। अगर थ्योरी में लिखने के लिए आ गया, पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सर आयोनाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? रिएक्शन एट, पहले एनोड वाला लिखोगे, ए पहले आता है, एनोड वाला लिखोगे तो ज्यादा लॉजिकल लगेगा सुनने में। और तीसरा स्टेप क्या होता है? रिएक्शन एट कैथोड। वैसे ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन आपके सिलेबस में यूजुअली ओवरऑल पर ज्यादा बात नहीं होती है। ठीक है जी। 3 स्टेप में जब भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस लिखी जाती है तो मैक्सिमम उसके 3 स्टेप्स आपको पेपर में लिखने होते हैं और वो आसानी से लिख सकते हैं। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। NaCl कैसे लिखते हैं भाई? मैं आपको NaCl लिखवा रहा हूं क्योंकि थ्योरी में अब ये बहुत आ रहा है आजकल। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? याद रखें, आयोनाइजेशन के जितने भी रिएक्शन लिखेंगे वो डबल एडिड एरोसिस होंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। और कैसे लिखना है? बिल्कुल सिंपल है भाई। NaCl में Na पर पॉजिटिव आइन है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है, तो बस सिंपल है, Na का पॉजिटिव अलग हो जाएगा और क्लोराइड का नेगेटिव अलग हो जाएगा, बस ये है आयोनाइजेशन। कैसे लिखनी है आयोनाइजेशन? अगर NaCl की आयोनाइजेशन लिख रहे हैं, चलें एक और बताइए। अगर मैं MgO की आयोनाइजेशन आपसे लिखने के लिए कहता तो आप कैसे लिखते हैं MgO की आयोनाइजेशन? बताइए। Mg+2 को अलग कर लेते बच्चे और O-2 को अलग कर लेते। आयोनाइजेशन में क्या होता है हफ्सा हुसैनी कि बेटा इब्राहिम मोमिना के आयोनाइजेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिखा है उसके आयन को बस आप अलग करके लिख देते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। हाँ, जैसे ये देखो Al2O3, यहां पर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3 का और ऑक्सीजन पर है -2 का। सर ये चार्ज कैसे पता चलेगा? भाई पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। पीरियोडिक टेबल में आपने बचपन से नहीं पढ़ा? ग्रुप 1 का चार्ज +1, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 3 का +3, ग्रुप 4 का +4, ग्रुप 5 का -3, ग्रुप 6 का -2, ग्रुप 7 का -1। तो 1 2 3 4 फिर -3 -2 -1। तो अगर आपको ये चार्ज नहीं पता, क्योंकि चार्ज एग्जामिनर नहीं बताएगा, चार्ज आपको पता होना चाहिए, तो चार्ज का अंदाजा पीरियोडिक टेबल पेपर के साथ अटैच होता है, आप उसे देख सकते हैं कि क्या चार्ज है। तो आप जब इसकी आयोनाइजेशन लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा? एल्यूमिनियम को अलग करोगे +3, ऑक्सीजन को अलग करोगे -2, और फिर एल्यूमिनियम कितने थे बेटा? 2 एल्यूमिनियम थे तो यहाँ 2 लगाओगे, और ऑक्सीजन कितने थे? 3, तो यहाँ पर 3 लगा दोगे। तो आयोनाइजेशन लिखने में आपको मैं बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं लेकिन वक्त कम है, इसलिए बस कुछ एग्जांपल देकर आगे बढ़ना चाहता हूं। तो आयोनाइजेशन जब भी इलेक्ट्रोलिसिस लिखी जाती है, देखो 2 तरह के सवाल है, एक है लिखने के लिए आ जाए और एक है डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछे। तो प्रोडक्ट बताने का तो जुगाड़ मैंने आपको बताया, Ca का निमोनिक है। अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रोडक्ट क्या होंगे, क्या बोलोगे आप? एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? मैं आपसे पूछूं कैल्शियम क्लोराइड का प्रोडक्ट क्या होगा, आप बोलोगे Ca का निमोनिक है। कैल्शियम कहाँ मिलेगा? पर। क्लोरीन कहाँ मिलेगी? एनोड पर। मैं आपसे पूछूं NaCl के प्रोडक्ट्स बताओ, तो कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम। एनोड पे क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस। तो ये तो आसानी से प्रोडक्ट बताने वाली बात, लेकिन चूंकि थ्योरी के एंगल से भी कवर कर रहे हैं तो थ्योरी में पहला स्टेप क्या होता है हमेशा बेटा? आयोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन पे सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? सर जी बेटा। सर कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन पूछ रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? बेटा वो तो रिडॉक्स में आ गया ना मेरी जान, अभी रिडॉक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, अब वेट करो रिडॉक्स तक का। वो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वो बच्चा सवाल पूछ रहा है कि कुछ में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, वो तो हमने रिडॉक्स में सीखा है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। वो यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आता है और उसका भी एक मेथड है, अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता। अभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेटेड टू दिस चैप्टर एज वेल ओनली। ठीक है बेटा, तो क्या ये बात समझ आ गई कि प्रोडक्ट कैसे बताना है कैथोड एनोड का? Ca का निमोनिक सीधा सीधा अप्लाई होता है, आयोनाइजेशन लिखना समझ आ गया। उसके बाद आ जाएं आप रिएक्शन एट एनोड। अब मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन में से जवाब चाहिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। अभी हमने कहा आरसी कोला का निमोनिक, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन कहां होगी? एनोड पर होगी। तो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब एनोड आप जानते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है,
तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन पहुंचेगा? नेगेटिव। अब यहां पर चूंकि समझाने का टाइम जरा कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको याद करवाता हूं कि बेटा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे, नॉट सारे के सारे बट मैक्सिमम डाई एटॉमिक स्टेट में होते हैं। ये बात जब रेगुलर सेशन हुआ था तब भी मैंने बहुत याद करवाने की कोशिश की थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है हवा में? O या O2? O2। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? N2। ठीक है जी। इसी तरह क्लोरीन किस फॉर्म में? Cl2। ब्रोमीन किस? Br2। क्लोरीन F2। आयोडीन किस फॉर्म में? I2। तो ज्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं वो डाई एटॉमिक स्टेट में होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अकेले नहीं होते, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप क्लोरीन की इक्वेशन लिखने वाले हो बेटा, अगर आप क्लोरीन की इक्वेशन लिखने वाले हो तो क्लोरीन की इक्वेशन जब उसकी लिखी जाएगी तो एक Cl के लिए नहीं लिखी जाएगी बल्कि 2 Cl के लिखी जाएगी। क्यों 2 Cl के लिखी जाएगी बेटा? क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्ट मैंने क्या बनाना है? Cl2। प्रोडक्ट क्या बनाना है? Cl2। याद रखिए, देखो ये जो केमिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल चेंज आता है, क्या आता है केमिकल चेंज? बेटा केमिकल चेंज ये आता है कि जो आयंस हैं दे गेट डिस्चार्ज। इलेक्ट्रोलिसिस में जो केमिकल चेंज आप प्रोड्यूस करते हो वो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि व्हाटएवर द चार्ज दे हैव वो लूज करें। प्लस वाला, बेटा माइक बंद करो, किसका माइक खुला हुआ है? प्लस वाले अपना पॉजिटिव लूज करेंगे और माइनस वाले अपना नेगेटिव लूज करेंगे। याद रखें, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के साथ क्या चेंज आता है इलेक्ट्रोलिसिस में? दे लूज देयर चार्ज। तो जो नेगेटिव था वो ऑक्सीडेशन करने वाला था। कितना चार्ज था इसके ऊपर? -1। तो -1 था और 2 क्लोरीन थे, तो कितना चार्ज लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 क्लोरीन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा? क्लोरीन गैस। क्या बना लेंगे? क्लोरीन। अगर मान लीजिए मुझे ये इक्वेशन ऑक्सीजन की लिखनी होती, अगर मान लें इक्वेशन ऑक्सीजन की लिखनी होती, तो ऑक्सीजन के 1 के लिखता, 2 के लिखता? बोलो बेटा। अगेन 2 के लिए लिखता। तो 2 ऑक्सीजन होते, एक ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है एक्सिस में? एक ऑक्साइड के पास कितना चार्ज है बेटा? -2 का। एक ऑक्साइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, तो 2 ऑक्सीजन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते और क्या बना लेते? O2 ऑक्सीजन गैस बना लेते। बेटा ये कैसे पता चल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? बेटा देखकर बता रहा हूं। कहां से देख रहे हैं? ये चार्ट। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो अगर -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और हमने यहां पर 2 ऑक्साइड की इक्वेशन लिखनी है, तो 2 मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4। याद रखो, अगर ये इक्वेशन एक बार समझ ली तो यही इक्वेशन हमेशा रट्टा लगानी है। भाई भाई वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में पूछे या कैल्शियम ऑक्साइड में पूछे, इक्वेशन यही रहेगी। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वालों, बेटा आप लोगों को समझ आती है? यस सर। कैथोड के बाद, सॉरी एनोड के बाद कैथोड की इक्वेशन में बेटा आप बताएं लाइबा, कैथोड पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। वेरी गुड। कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, अब रिडक्शन जैसे सोडियम की हमने करनी, जो मेटल पार्ट है ये यूजुअली मोनोएटॉमिक होता है, तो इसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशन लिखनी है। सोडियम का +1 चार्ज है, +1 चार्ज कैसे खत्म होगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, +1 चार्ज कैसे खत्म होगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या बन जाएगा? सोडियम मेटल। दैट्स इट। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे लिखनी है मेरे बच्चे, समझना है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोलिसिस लिखने में कोई हाथ कपकपाना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस 3 स्टेप में लिखेंगे। आयोनाइजेशन, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। मैं और आप मिलकर 2 इलेक्ट्रोलिसिस साथ में लिखते हैं। चलो मुश्किल वाली लिख लेते हैं ताकि जान छूटे। मैं कहता हूं Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस लिखनी। चले, अब जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसी को यूज करते हैं। Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस लिखनी है। आओ लिखते हैं भाई। क्या होगा? मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा। सबसे पहले Al2O3 में चार्ज पता होना चाहिए +3, ये -2। नए पुराने बच्चों सबके लिए कह रहा हूं बेटा, मेरे बच्चे रिवर्सिबल का एरो लाजमी डालेंगे, इरिवर्सिबल का एरो डालेंगे, 1 नंबर कटेगा। ठीक है जी। फिर एल्यूमिनियम का चार्ज अलग कर दोगे, हफ्सा। ऑक्सीजन का चार्ज अलग कर दोगे, -2। एल्यूमिनियम का नंबर कितना है? 2 यहां लगा दोगे, 3 यहां लगा दोगे। अच्छा, ये हो गया मेरे बच्चे। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है एनोड का रिएक्शन। और कौन सा रिएक्शन आता है बेटा? कैथोड का रिएक्शन।
भाई ये रिवीजन ऐसा हो ना कि फिर याद रहे हमेशा। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो हमने आगे कॉपी करना है। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ और फिर भी मैंने देखा कुछ बच्चों ने गलती की। बेटा जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसका आगे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ये तो एल्यूमिनियम, ये इसलिए क्या बता रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब टूटेगा तो उससे 3 ऑक्साइड आयन बन जाएंगे, लेकिन आगे वो 3 कैरी होंगे जरूरी थोड़ी है। ऑक्सीजन का डिस्चार्ज 3-3 करके थोड़ी होता है। ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी डिस्चार्ज एज O2। ठीक है, तो इक्वेशन किसकी लिखी जाएगी बच्चों? O2 की। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर O2? कि 2 ऑक्साइड आयन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन गैस। इसी तरह एल्यूमिनियम की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3। बताओ बेटा क्या इक्वेशन होगी? एल्यूमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? मेटल। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम मेटल। इज दैट क्लियर? मैं बिल्कुल वाजे तौर पे बता दूं, एमसीक्यू के पेपर में खास तौर पर ये गलती बच्चे करते हैं। एग्जामिनर क्या कहता है? आयोनाइजेशन इक्वेशन दे देता है और उसके बाद ऑप्शन में बोलता है कि रिएक्शन एट एनोड क्या होगा। उसमें एक इक्वेशन 3O वाली लिखी होती है, तो बच्चा कहता है अच्छा आयोनाइजेशन में 3 लिखा हुआ है और आगे ऑप्शन में भी 3 लिखा हुआ है, तो 3 वाले को टिक कर देता है। भाई ऑक्सीजन O2 के तौर पर डिस्चार्ज होगा कि O3 के तौर पर डिस्चार्ज होता है? O2। तो याद रखिए ये जो नंबर्स हैं they have nothing to do with the जो इक्वेशन एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड पर जो डिस्चार्ज होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। डिस्चार्ज क्यों कह रहे हैं हम हसन इसको? क्योंकि जो आइंस हैं वो अपना चार्ज लूज कर रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ आती है? जमाल, अहमद, अहमद KSA, मोमिना, एवरीबडी एल्स, फरिया, पराचा, अबीर? जी सर। एक इक्वेशन और करते हैं जल्दी से ताकि मुझे तसल्ली हो जाए और बस फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो बेटा एक इक्वेशन और देख लीजिए जल्दी से। अगर मैं आपसे कहता Mg3N2 की इलेक्ट्रोलिसिस करें, Mg3N2, तो आयोनाइजेशन लिखवाई, चार्ज बताओ। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 तो कितना चार्ज हो जाएगा? +2। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5 तो कितना चार्ज हो जाएगा? -3। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे लिखवाओ, क्या लिखूंगा मैं? Mg3N2, जी लड़कियों, नए पुराने बच्चों, Mg अलग, नाइट्रोजन अलग। Mg पर चार्ज +2, नाइट्रोजन पर -3। Mg कितने हैं? 3। 3 है तो 3 शुरू में आ गया और नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2n आ गया। इज दैट क्लियर? हाँ बच्चे? यस सर। अभी ये सुस्ती मारी तो गर्दन हिला रहे हो, मुंह से हाँ ना नहीं बोलोगे। क्या हो गया? फालिज हो गया क्या मुंह में? है तो ऐसा एक गेम बचपन में बच्चे खेलते थे, प्रिटेंड एंड प्ले, है नहीं? तो तुम बहुत ज्यादा प्रिटेंड तो करती हो कि तुम पढ़ने में बहुत कंस। ये तुम्हारी दोस्त की गवाही है कितनी कमी हो तुम एक नंबर की। चलो, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में लाइबा तुम सो जाओगी, है ना? लाइबा तो आई कि आज जरा ऑडिटोरियम में बैठ के कंफर्टेबल, घर में लाइट जा रही थी तो आज AC में बैठ के सोऊंगी। ठीक है जी। जी सारा क्लास में मौजूद है? सारा काशिफ, सारा काशिफ? जी सर। अच्छा, ये भी सो ही रही है जी सर। चलो बेटा आप मुझे बताओ एनोड की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? एनोड पे कौन सा आयन जाएगा हफ्सा? पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? नेगेटिव। एनोड पे कौन सा आयन जाएगा? एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयन जाएगा। और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का डिस्चार्ज कैसे लिखेंगे? 1n का 2n का? 1n का। क्या ये 2 इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ 2 लिखा हुआ है? नहीं भाई नहीं। अगर यहाँ 2 की जगह 6 होता तब भी हम डिस्चार्ज की इक्वेशन 2n की ही लिखते। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? 2n -3 है, एक के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके नाइट्रोजन गैस बना लेंगे। और इसी तरह कैथोड की इक्वेशन क्या होगी बच्चे? Mg+2 है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई बोलो? 2। 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगा? Mg। इज दैट क्लियर? तो कैथोड, अच्छा अगर मैं डायरेक्ट पूछता कि Mg3N2 के प्रोडक्ट बताओ तो कैसे बताते? Ca का निमोनिक अप्लाई करते, कैथोड पे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम, एनोड पे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस लिखने की साइंस समझ आ गई। चलो अब वापस आ जाओ पीछे वाले चार्ट पर। तो अब हमने क्या कहा पीछे वाले चार्ट में कि मेरे भाई जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, समझना मेरे बच्चे, अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोलाइट वाला वर्जन समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने स्टेट में हो सकता है? बोलोगे तो मजा आएगा। कितने स्टेट्स में हो सकता है? 3। कौन कौन से?
सॉलिड, मोल्टन मोल्टन। एक्वस। सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी ही नहीं है, प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। मोल्टन स्टेट में मैंने आपको बता दिया कि Ca का निमोनिक से प्रोडक्ट बताओगे और इक्वेशन कैसे लिखोगे, समझ आ गया। कैथोड पर रिडक्शन की इक्वेशन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन की इक्वेशन होगी, और नॉन मेटल की इक्वेशन हमेशा डायटोमिक एटम फॉर्म में लिखी जाएगी, यानी 2 करके लिखी जाएगी। एन होगा तो 2n होगी, क्लोरीन होगा तो 2Cl करके लिखेंगे, जो भी नॉन मेटल होगा उसकी इक्वेशन 2 करके लिखी जाएगी। ठीक हो गया। नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी है, तो जितना चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एक्वस स्टेट की, और यहाँ एक्वस स्टेट ही ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि आपको पता है एक्वस में ज्यादा गलतियां होती हैं। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। बेटा मोल्टन और एक्वस के पहले फर्क को समझ लो कि मोल्टन का मतलब ये था, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये एंड में ना, जैसे अभी डिस्कशन कंप्लीट होगी, पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना के दूंगा हिस्सा। ठीक है, बस वो उतना हिस्सा देख लेंगे तो अब, लेकिन वो डायरेक्ट बनाओ तो समझ कुछ नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में अभी हमने एक हिस्सा डिस्कस कर लिया कि भाई सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्टिविटी है नहीं, और मोल्टन स्टेट का क्या लॉजिक है। मोल्टन स्टेट का लॉजिक ये पढ़ा कि इसमें पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन होता है, और अल्लाह आपका भला करे इसमें निमोनिक होता है Ca का। ठीक हो गया। अब आ जाओ बेटा एक्वस। एक्वस में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने पहले ये चीज अच्छे से नहीं पढ़ी है तो अब अच्छे से सुन लीजिएगा मेरे बच्चे। एक्वस का मतलब है कि पानी भी अब साथ आ गया है। देखो जब मैं कहता हूं मोल्टन NaCl, तो मोल्टन NaCl का मतलब है सिर्फ NaCl है, पिघलाया हुआ NaCl है, पिघलाया हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें पानी शामिल नहीं। लेकिन जब आप एक्वस स्टेट में आ जाते हो, एक्वस का मतलब ही क्या है कि वो चीज पानी के साथ डिसॉल्व कर दी गई है। तो अगर कोई चीज, फॉर एग्जांपल नमक है, पिघला हुआ नमक है और नमक को पानी में डाल दिया, जब तुम नमक को पानी में डालोगे तो बेटा नमक तो उसमें है, लेकिन साथ अब उसमें वाटर भी आ जाएगा। तो एक्वस में समझना यह है कि हाउ एक्वस इज डिफरेंट फ्रॉम मोल्टन, कि एक्वस में इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव आइन तो रहता है, जो कि यहां पर भी था। अगर मैं यहां पर भी NaCl बोलता तो पॉजिटिव नेगेटिव आइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो आ जाता। लेकिन मेरे बच्चे फर्क क्या आ जाता है कि वाटर का H और OH भी यहां शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप गौर से देखें, अंधे नहीं है, तो आपको नजर आएगा, नाउ वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ पॉजिटिव आइन एंड नाउ वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ नेगेटिव आइन, जो मोल्टन में नहीं था। मोल्टन में हमारे पास एक ही तरह का नेगेटिव आइन था, एक ही तरह का पॉजिटिव आइन था, बट यहां पर हमें 2 तरह का पॉजिटिव और 2 तरह का नेगेटिव मिल गया। तो क्या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे? यस। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे? यस। लेकिन क्या डिस्चार्ज दोनों होंगे? नो। डिस्चार्ज होगा प्रेफरेंशियल। मैं यहां पर ये बात कहता हूं कि कंपटीशन शुरू हो जाएगा। भाई आप निमोनिक तो वही है ना, क्या निमोनिक है? Ca का निमोनिक वही है, Ca का। तो पॉजिटिव पार्ट कहां डिस्चार्ज होगा? कैथोड पर। बोलो बेटा, पॉजिटिव पार्ट कहां डिस्चार्ज होगा? कैथोड पर। नेगेटिव पार्ट कहां डिस्चार्ज होगा? अब एनोड पर। बोलोगे ना तो याद रहेगा देर तक। कैथोड पर पॉजिटिव मिलेगा, एनोड पर नेगेटिव, ये बात तो वही है। लेकिन भाई कौन सा पॉजिटिव मिलेगा? क्या सोडियम मिलेगा या हाइड्रोजन? कौन सा नेगेटिव मिलेगा? क्लोराइड मिलेगा कि OH मिलेगा? तो इसका फैसला होता है डिस्चार्ज। ये कंपटीशन शुरू हो गया, और इस कंपटीशन को कौन जीतेगा ये हमें बताएगा कौन? डिस्चार्ज। ठीक, तो अब जरा उस तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। तो ये आइडिया सबको क्लियर होना चाहिए। पहले मुझे ऑनलाइन वालों से जवाब चाहिए, बहुत ज्यादा नंबर में है आप लोग। जी हाँ Yes, दिया sir. यार, तो है एक्वस कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन होता है। मेरे बच्चे अब समझ लो, यहां पर भी 2 वर्जन से मैं एक साथ अटेम्प्ट दे रहा हूँ। यूजुअली रेगुलर सेशन में मैंने अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी करना है। तो एक होता है बेटा डाइल्यूट एक्वस, जिसको सिंपल एक्वस भी कहते हैं, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, जब जब मैंने ये पढ़ाया, मुझे एक आध बच्चा ऐसा मिल गया जिसने कहा सर हमें स्कूल में तो ये नहीं पढ़ाया। तो भाई आपके स्कूल में आपको क्या पढ़ाया मुझे नहीं पता, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसे मार्किंग स्कीम से चेक कर सकते हैं। इसलिए इस बात की परेशानी को निकाल दें कि स्कूल में कुछ और पढ़ाया था और शायद सर आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। गौर से सुनिएगा मेरे बच्चे, हम आ गए मोल्टन से आगे एक्वस पर। एक्वस क्या है? जिसमें पानी भी साथ हो जाए। पानी के साथ होने से क्या मसला है कि भाई अब इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव आइन तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ पानी का H पॉजिटिव और पानी का OH नेगेटिव भी होगा। ये बात क्लियर है। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ इब्राहिम?
कि 2 पॉजिटिव आयन आ गए, 2 नेगेटिव, क्या दोनों डिस्चार्ज होंगे? आंसर इज नो, कोई एक डिस्चार्ज होगा, और वो कौन सा होगा इसका फैसला डाइल्यूट और सीरीज करेगी। मेरे बच्चे डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं समझ लीजिए, जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट की मिकदार कम। ये बात गौर से सुनिएगा कि डाइल्यूट या सिंपल एक्वस किसे कहते हैं। जब एग्जाम में कहता है NaCl एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, सिंपल एक्वस, डाइल्यूट एक्वस, तो याद रखिए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट की तादाद कम है। चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपने 1 ग्लास पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, और एक दूसरे एग्जांपल में आपने उसी 1 ग्लास पानी में 10 चम्मच नमक डाल दिया, तो जो 10 चम्मच नमक डाला वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। बेटा किसका माइक खुला हुआ है, बंद करो। जिसमें 10 चम्मच नमक डाला वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और जिसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच डाला वो डाइल्यूट हो गया। क्या फर्क है कि डाइल्यूट में नमक की मिकदार कम, पानी बहुत ज्यादा है, और जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, पानी की मिकदार रिलेटिवली कम हो गई। अब मेरे बच्चों डाइल्यूट और एक्वस में एक और, यानी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में, जी हादिया क्या कह रही हो बेटा? बेटा चैट में कहोगे ना, मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पूरी क्लास में राउंड लगा रहा हूं, तो इसलिए चैट में मत लिखो, माइक पर आके बोलो जो भी बोलना है। क्या कह रहे हो? और वो देखो ह्यूमन इंपैक्ट ऑन ईगो, ये अलग ही बायोलॉजी चल रही है इधर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देखो मैं ऑल द वे यहाँ आया हूं कि कोई इंपॉर्टेंट सवाल पूछे। तो बेटा डाइल्यूट एक्वस और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में समझ लो, एग्जामिनर जब, समझना बच्चे, एग्जामिनर जब कहता है एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब एग्जामिनर तुम्हें ये नहीं बताए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो बेटा आप उसे डाइल्यूट ही मानेंगे। क्यों? मैं तुमसे कहता हूं यार नमक का सॉल्यूशन तैयार करके लाना, या जरा टैंक बना के लाना, तो आप क्या करोगे? टैंक बनाने के लिए 1 ग्लास में 10 चम्मच टैंक डाल के ले आओगे। बस सोचो ना जरा, अगर कॉमन अप्रोच में मैं आपसे कहता हूं कि यार जरा जामे शीरी बना के लाना, तो क्या करोगे? 1 ग्लास में आधी बोतल जामे शीरी की डाल दोगे? नहीं डालोगे ना भाई, एक डिसेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डालोगे। तो याद रखिए जब एग्जामिनर आपको नहीं बताएगा कि डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट, तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे बेटा? डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर होगा, एग्जामिनर हमेशा बताएगा। मेंशन करेगा। जब तक वो ये ना कहे कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तब तक आप उसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मानोगे। जब तक वो आपको ये ना कहे कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तब तक उसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते। अब यहां पर बेटा लॉजिक सुन लीजिए कि डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, देयर इज अ कंपटीशन। यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। देयर इज अ कंपटीशन between positive ions and between negative ions. The decision of discharge is taken exactly as per discharge series. अब अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो बेटा आंसर देने का तरीका क्या है? क्या लिखा सर ने कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो कंपटीशन आ जाएगा। कंपटीशन में पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस का डिस्चार्ज हम किसको देखकर बताएंगे बेटा? बोलो, एज पर डिस्चार्ज सीरीज। अब जरा डिस्चार्ज सीरीज याद कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज सीरीज बेटा पॉजिटिव आयन की अलग थी और नेगेटिव आयन की अलग थी। डिस्चार्ज सीरीज जस्ट लाइक रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन उसमें आयंस लिखे हैं, एटम्स नहीं लिखे। तो मैं याद दिला देता हूं आपको बेटा, क्या थी डिस्चार्ज सीरीज? Please stop calling me a calling careless me a Cute zebra. cute zebra. I Like her. like her calling me sweet calling. बेटा माइक बंद करो। Me sweet goat. goat. ये निमोनिक था जिसके थ्रू हमने इसको याद किया था, रिएक्टिविटी सीरीज वाला निमोनिक। पी फॉर पोटेशियम है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, अगर किसी ने याद नहीं किया हुआ है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट। और भी कोई निमोनिक है तो कोई मसला नहीं है, याद होना चाहिए। आई लाइक हर कॉलिंग मी
स्वीट गोट। तो ये आपके आइंस की, आपको पॉजिटिव आइंस की डिस्चार्ज सीरीज मिल जाती है। जबकि बेटा अगर आप नेगेटिव आइन की बात करें तो नेगेटिव आइन में आपके पास आ जाता है सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास नेगेटिव आइन की डिस्चार्ज सीरीज होती है। और दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव में बेटा व्हेन वी मूव डाउन discharge becomes easy. When we move down, discharge becomes, बोलो, easy. क्या मतलब हुआ ऑनलाइन वालों बच्चों, क्या मतलब हुआ अहमद, आयश, कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जो आइंस नीचे आ रहे हैं उनका डिस्चार्ज इजी है, जो आइंस ऊपर मौजूद है उनका डिस्चार्ज डिफिकल्ट है। यही मतलब हुआ ना। तो मेरे बच्चे, जब हमने कहा कि डाइल्यूट्स या सिंपल एक्वस में हमें कंपटीशन का सामना होगा, और कंपटीशन में कौन सा आइन जीतेगा इसका फैसला होगा किससे? डिस्चार्ज सीरीज से। आए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं कॉपर सल्फेट एक्वस। अब आप एग्जाम में कैसे एनालाइज करोगे? आपने कहा यार लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट एक्वस, ये नहीं बताया हुआ कि डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या ले लोगे? डाइल्यूट। अब डाइल्यूट ले लिया तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ वाटर भी होगा। अब आपने कहा यार कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है, हाइड्रोजन +1 है और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड -1 है। निमोनिक वही है, Ca का निमोनिक वही है, Ca का निमोनिक। तो पॉजिटिव पार्ट कैथोड पे मिलेगा, नेगेटिव पार्ट कहां मिलेगा? एनोड पर। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव फैसला कैसे होगा? आपको सर ने बताया डिस्चार्ज सीरीज देखनी है। तो बेटा कॉपर और हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है? जरा देखो, कॉपर और हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है? कॉपर का। कैसे पता चला? डिस्चार्ज सीरीज आपने देखी तो कॉपर कम्स डाउन, कॉपर कम्स बिलो हाइड्रोजन, तो कॉपर का डिस्चार्ज इजियर है। तो आपने कहा यहां से क्या डिस्चार्ज होगा बेटा? कॉपर। आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगी बल्कि क्या मिलेगी बेटा? कॉपर। और सल्फेट और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? जरा देखो, OH। सल्फेट और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? OH का। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चे? OH मिलेगा। अगर मैं एग्जाम में तुमसे पूछे इक्वेशन लिख के दिखा दो, इक्वेशन लिख के दिखा दो, कॉपर की इक्वेशन क्या होगी बेटा? कैथोड की। कॉपर पे देखो चार्ज कितना है? +2। तो कॉपर +2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम कॉपर। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। कॉपर पे चार्ज कितना है? +2 है। तो +2 को खत्म करना है ना, तो कैसे खत्म करेगा? 2 नेगेटिव गेन करेगा, और 2 नेगेटिव गेन करेगा कैथोड पर, आपको पता है रिडक्शन होती है, कॉपर मेटल बन जाएगा। हाँ बेटा, वो तो मैंने डायरेक्ट पूछा ना, कैथोड एनोड का रिएक्शन लिख के दिखाओ। अच्छा, अब जो OH की इक्वेशन है बेटा, ये रट्टा लगानी। OH की इक्वेशन इसलिए रट्टा लगानी है क्योंकि OH की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देखो, OH एक कॉम्प्लेक्स आइन है। जब आपसे एग्जाम में पूछता है ना कि OH कैसे डिस्चार्ज होगा, तो आप ये नहीं कहते कि प्रोडक्ट OH होगा। जब OH डिस्चार्ज होता है तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है कि 4 OH की इक्वेशन लिखोगे, 4 OH की इक्वेशन बना के लिखोगे। फिक्स्ड इक्वेशन है, 4 OH मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 वाटर बनाएंगे और 7 में ऑक्सीजन गैस एज अ प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। बताने का मकसद ये है कि जब OH डिस्चार्ज होता है तो प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। अगर आपको ये बात पता ना हो तो आप शायद सोचें कि OH डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट देगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं, जब OH डिस्चार्ज होता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा? ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वाटर तो सोल्यूशन में रह जाता है, वाटर जो फॉर्म होगा वो सोल्यूशन में। तो OH की इक्वेशन याद रखें, थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए अक्सर एग्जामिनर आपसे OH की इक्वेशन पूछेगा कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो OH की इक्वेशन आप सही नहीं लिख सकते। OH की इक्वेशन आप 4OH करके लिखेंगे। 4OH will lose 4 इलेक्ट्रॉन and will form 2 water and 1 O2 मॉलिक्यूल। और यूं कह लीजिए कि जब OH का डिस्चार्ज आएगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो हमने क्या कहा? एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं बेटा। मैं कहता हूं लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। लेड क्लोराइड और मैं आपको कहता हूं मोल्टन है। क्या है ये? मोल्टन। तो भाई मोल्टन में क्या कोई कंपटीशन होता है ऑनलाइन वालों? क्या मोल्टन में कंपटीशन होता है? नहीं। तो भाई आपसे मैं अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट पूछूं तो क्या बताओगे? कैथोड पर क्या मिलेगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कैथोड पे क्या मिलेगा? लेड मेटल। एनोड पे क्या मिलेगा? लेड मिलेगा, क्लोराइड गैस। एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। लेकिन अब अगर मैं सवाल थोड़ा तब्दील कर दूं, मैं कहूं लेड क्लोराइड एक्वस है, और एक्वस में मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि वो मोल्टन है, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट, तो कौन सा मान के चलोगे? डाइल्यूट। अब कंपटीशन आ गया, फॉर्मूला आ गया Ca का निमोनिक। अब बेटा लेड और हाइड्रोजन में से हमने क्या कहा? डाइल्यूट में किसके ऊपर डिसीजन होता है? डिसीजन इज टेकन एज पर डिस्चार्ज सीरीज। डिस्चार्ज सीरीज में जिसका वो डिस्चार्ज होगा। तो मुझे बताइए
लेड और हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। तो अब यहां से हमें क्या डिस्चार्ज मिलेगा? हाइड्रोजन का। और क्लोरीन और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? OH का। OH का। कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन कैथोड पे मिलेगी, हाँ अब दिमाग लगाया लड़के ने कि चूंकि OH सबसे नीचे है नेगेटिव आयन में, तो डाइल्यूट वाले केसेस में हमेशा कौन डिस्चार्ज होगा? OH होगा। तो जब आप गौर करेंगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि नेगेटिव आयन जो है एक्वस वाले केस में, जो डाइल्यूट के केसेस हैं उसमें नेगेटिव में हमेशा OH ही डिस्चार्ज होगा, क्योंकि OH का डिस्चार्ज इसमें सबसे इजी है। और याद रखें जब OH डिस्चार्ज हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या ये बात सबको समझ आई है? यस और नो? ऑनलाइन वाले बच्चों यस सर। हाइड्रोजन की इक्वेशन बता दें। बहुत अच्छा है बेटा। हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। और अभी मैंने बताया कि नॉन मेटल अकेले एग्जिस्ट करते हैं डबल एटम के फॉर्म में exist करते हैं, डायटोमिक। डबल। तो मेरे बच्चे हाइड्रोजन की इक्वेशन भी एक H के लिए लिखी जाएगी। कितने की लिखी जाएगी? 2H की। और 2H क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस। नहीं मुआविया, दिस इज केमिस्ट्री क्लास, बायोलॉजी क्लास कहां से होगी? ठीक है जी बेटा। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, क्या तुम्हें यहां तक मैं रिवाइज करा दूं? मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्रामेटिक सेटअप। चलो पीछे से वापस आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्रामेटिक सेटअप फिक्स्ड है, चाहे आप मोल्टन कर रहे हो, एक्वस कर रहे हो, ये कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। कैथोड एनोड कौन सा होता है? क्या कैथोड हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है? नहीं। अगर डेफिनेशन आएगी तो ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं, वो लिखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको याद रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है वो कैथोड होता है, और जिस पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये बहुत ज्यादा थ्योरी में पूछता है एग्जामिनर रीजन के साथ। तो हमने बताया वो सबसे जो सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट नहीं करता, मोल्टन एक्वस में करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो ऑपोजिटली चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस हैं वो फ्री नहीं होते, और मोल्टन एक्वस में वो फ्री हो जाते हैं, और करंट बगैर फ्री चार्ज के कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थॉरल रिवीजन आपको दें। फिर हमने क्या कहा हमजा सिद्दीकी कि इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर 3 तरह का स्टेट इलेक्ट्रोलाइट का है। सॉलिड हमने कहा उसमें तो करंट कंडक्ट ही नहीं होता। मोल्टन में हम आए, हमने कहा मोल्टन सबसे आसान है क्योंकि उसमें Ca का निमोनिक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड सेकंड पार्ट ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। फिर इलेक्ट्रोलिसिस लिखनी कैसे है ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि ओवर दी रीसेंट ईयर्स हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस लिखने के लिए भी पास पेपर में थ्योरी में आ रही है। ठीक है। तो 3 स्टेप में लिखनी होगी। आयोनाइजेशन में आयंस को अलग करना है, फिर एनोड की इक्वेशन में जो नॉन मेटल है उसकी डाई एटॉमिक इक्वेशन लिखनी है, और फिर जो कैथोड है उस पे मेटल की इक्वेशन लिखनी है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करके। मैंने 1-2 एग्जांपल भी आपको करा दी। उसके बाद हम आ गए इलेक्ट्रोलाइट का दूसरा फॉर्म जो एक्वस है। एक्वस में चेंज क्या हो जाता है? एक्वस में इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाटर भी ऐड हो गया। अब जब वाटर ऐड हुआ तो वाटर के H और OH की वजह से कंपटीशन पैदा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव आयन में कौन डिस्चार्ज होगा, नेगेटिव आयन में कौन डिस्चार्ज होगा? इसके 2 केसेस हैं, एक है डाइल्यूट एक्वस और एक है कॉन्सेंट्रेटेड। अभी मैंने कौन सा पढ़ाया? डाइल्यूट। नोट्स के लिए क्या लिखवा दिया? डाइल्यूट वाले केस में या सिंपल वाले केस में जो आयन डिस्चार्ज होता है, कैसे फैसला होगा उसका? सिंपल डिस्चार्ज सीरीज से। डिस्चार्ज सीरीज में जिसका डिस्चार्ज इजी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसका डिफिकल्ट है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अब आखिरी कील रह गई कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए गौर से समझ लीजिए। अब मैं वो एग्जांपल आपके सामने पूछता हूं जो मैं हमेशा ही पूछता हूं, और फिर आपको ये दोबारा बताऊंगा। याद रखें, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में आपसे एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको। मैं कहता हूं यार आपके सामने, क्या नाम है आपका? अनीक। अनीक भाई है माशाल्लाह, एक तगड़े तंदुरुस्त, खाते पीते घर से ताल्लुक लग रहा है इनका। अब अनीक भाई साहब की लड़ाई हो जाए एक 10 साल के बच्चे से, अनीक साहब की लड़ाई हो जाए एक 10 साल के लड़के से, तो अगर 1-on-1 फाइट हम इमेजिन करें तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये उसको हरा देंगे, उस बच्चे को कुट लगा देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर ज्यादा है, उनकी पावर कम है। लेकिन मेरे भाई, अगर वो 10 साल का बच्चा अकेला ना आए बल्कि 100 अपने जैसों को लेकर आ जाए, 100 अपने जैसों को लेकर आ जाए, तो फिर हो सकता है कि
इंडिविजुअल लेवल पर भले वो कमजोर था, लेकिन नंबर गेम तगड़ी होने की वजह से वो इनके ऊपर विक्ट्री हासिल कर ले। ठीक है जी। तो मालूम हुआ कि नंबर ने गेम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नंबर जब बढ़ा तो ऑल्दो के पावर कम थी, ऑल्दो के एबिलिटी कम थी, लेकिन नंबर ने क्या किया, रिवर्ट कर दिया सिचुएशन को। लेकिन क्या ये नंबर हमेशा सिचुएशन को रिवर्ट करेगा? आए एक दूसरी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि अब इस दूसरी एग्जांपल में अनीक भाई नहीं है, बल्कि अनीक की जगह हम एक प्रोफेशनल यूएफसी फाइटर को लेकर आ गए। ठीक है, लेट्स सपोज ब्रॉक लेसनर को ले आया, या वो क्या नाम था उसका, खुबैब, रोमन रेंज। खबीब को लेकर आ गए। ठीक है जी। अब खबीब को हम लेकर आ गए हैं और उसके सामने हमने एक 4 साल का बच्चा खड़ा किया। ठीक है, अब मुझे बताएं हाइपोथेटिकल सिनेरियो में अगर ये 4 साल का बच्चा 400 नहीं 200 की तादाद में भी आ जाए, तो क्या लगता है एक प्रोफेशनल यूएफसी फाइटर इनको कंपटीशन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? है जी। जब साउथ इंडियन मूवी में रजनीकांत अकेले 200-300 बंदों को मार सकता है तिनके के बराबर सेहत से, तो ये तो फिर मार ही सकता है। समझ आई बात? तो बताने का मकसद ये है, ये समझो बेटा इस एग्जाम्पल में छुपा हुआ क्या है। देखो पहला एग्जाम्पल जो मैंने अनीक से दिया, अनीक वाले एग्जाम्पल में क्या था कि अनीक का मुकाबला हो रहा था एक ऐसे बच्चे के साथ जिसकी उम्र में, अनीक की उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो जब उसने अपना नंबर बढ़ाया तो फिर वो ओवरकम कर गया अनीक के ऊपर। लेकिन जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, 4 साल का बच्चा और एक प्रोफेशनल फाइटर, तो उसमें फिर नंबर गेम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेटेड में मैं आपको यहां पर पॉइंट लिखवा देता हूं, समझना बेटा। डिसीजन ऑफ डिस्चार्ज is according to discharge series, but look at the difference of discharge between competitive ions. यहां पर जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपके जहन में ये जुमला होना चाहिए। क्या जुमला होना चाहिए? कि बेटा जब आप एक्वस में आते हैं, चाहे सिंपल हो या कॉन्सेंट्रेटेड, तो कंपटीशन तो होता है, लेकिन सिंपल में बस डायरेक्टली डिस्चार्ज सीरीज के ऊपर आप फैसला कर देते हो। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में सर ने क्या लिखा कि डिसीजन ऑफ डिस्चार्ज इज अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। अभी भी डिस्चार्ज सीरीज देखोगे, बट उसके साथ मैंने बट भी लगा दिया, और बट के बाद क्या लिखा हमने, लुक एट द डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज बिटवीन कॉम्पिटिटिव आइन। यानी ये भी देखना पड़ेगा कि जिन आइंस में कंपटीशन हो रहा है उनमें कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है या बहुत कम डिफरेंस है, और उसकी वजह से डिसीजन क्या हो जाएगा, चेंज। तो आए मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाता हूं। ठीक है जी, एग्जांपल से करके दिखाता हूं। बेटा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है, तो अलग से मुझे कोई रिकॉर्डिंग की परमिशन ना मांगे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, तो इसलिए बार बार परमिशन के लिए रिक्वेस्ट ना करें। क्या ये बात समझ पा रही है मोमिना, इब्राहिम, सुहेब, आयश, अहमद, अब्दुल्ला, हफ्सा? यस मतलब आए जरा मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझने के लिए पेज पर जगह कम हो गई है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को गौर सुनना बेटा, यहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी पलक झपकाई तो बात हो सकता है पूरी समझ में ना आए। आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं लेड क्लोराइड की, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए सोडियम क्लोराइड की, और एक तीसरी एग्जाम्पल आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं कॉपर सल्फेट। ठीक है जी, और आए जरा इसे ढंग से इलेबोरेट करते हैं, सही तरीके से इसको पढ़ते हैं। मेरे बच्चे अगर लेड क्लोराइड से शुरू करें, बिल्कुल कंपटीशन और कॉन्सेप्ट रिवाइज, मोल्टन को पहले देख लेते, पहले मोल्टन वाली फॉर्म को देख लें जी। मोल्टन में क्या होगा, लेड क्लोराइड, बोलो बेटा प्रोडक्ट बताओ, सी और ए का, तो लेड मिलेगा आपको कैथोड पर और क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर, कोई मसला। फिर उसके बाद आ जाओ सिंपल एक्वस पर, सिंपल एक्वस पर। तो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में सिंपल एक्वस के लिए कि लेड क्लोराइड के साथ क्या आ जाएगा, एच और OH। और यहां पर भी सर ने क्या बताया, डिसीजन विल बी टेकन एज पर डिस्चार्ज सीरीज। तो डिस्चार्ज सीरीज के अकॉर्डिंग किसका डिस्चार्ज इजी है बेटा, हाइड्रोजन का। यहां मिलेगा हाइड्रोजन और यहां मिलेगा OH। हाइड्रोजन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और OH से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। अब इसी का आ जाओ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, ये सब समझ लिया तो गेम आसान। अगेन अभी भी वो सीए का निमोनिक तो चल रहा है कि पहला पार्ट मिलेगा कैथोड पर, दूसरा मिलेगा एनोड पर, बट कौन सा? तो बेटा अब सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लेड और हाइड्रोजन से डिस्चार्ज किसका इजी है, किसका डिस्चार्ज इजी है? हाइड्रोजन का। लेकिन बेटा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है लेड का, इसका मतलब ये हुआ कि लेड आइंस का और क्लोराइड आइन का नंबर काफी ज्यादा है। लेड आइन और क्लोराइड आइन का नंबर काफी ज्यादा है। और अगर आप जरा दोनों में कॉम्पिटिशन देखें, जरा डिफरेंस देखें, लेड और हाइड्रोजन में डिफरेंस ज्यादा होता है या कम होता है? बहुत कम होता है। लेड आइन इज जस्ट अबव हाइड्रोजन। समझना मेरे बच्चे, नॉर्मली जब हम डिस्चार्ज सीरीज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये नुकता समझो, वरना एग्जाम में ये नुकता तुम्हें कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने तीनों एग्जाम्पल सोच समझ के दिए कि लेड और हाइड्रोजन में डिस्चार्ज किसका इजी होता है? हाइड्रोजन का। तो अगर सिंपल सोल्यूशन होता तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होता, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में लेड का डिस्चार्ज डिफिकल्ट जरूर है, बट लेड का नंबर बहुत ज्यादा हो गया। और जैसा कि मैंने अनीक वाली एग्जाम्पल दी थी कि जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाए और एबिलिटी में डिफरेंस क्या हो? कम हो। एबिलिटी में डिफरेंस क्या हो? कम हो। तो फिर नंबर क्या करता है? गेम को चेंज कर देता है। नंबर क्या करता है? गेम को चेंज। क्या मतलब हुआ नंबर का गेम को चेंज करना? कि यहां पर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लेड का डिस्चार्ज डिफिकल्ट है, डिस्चार्ज कौन हो जाएगा? लेड। हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा। इस पूरी बात को समझो। अच्छा, बच्चा क्या करता है अपने लिए आसानी करने के लिए? बास टीचर्स को भी मैंने देखा, वो कहते हैं बेटा याद रखो कि डाइल्यूट में जो हो रहा था ना, कॉन्सेंट्रेट में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये गलत है। देखो बजाय तो आपको ऐसा लग रहा है कि डाइल्यूट में हाइड्रोजन डिस्चार्ज हुआ और कॉन्सेंट्रेट में क्या डिस्चार्ज हो गया? लेड। तो उल्टा हो गया। लेकिन ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्या है कि लेड और हाइड्रोजन में डिस्चार्ज किसका इजी है? हाइड्रोजन का। बट इन दिस केस जो लेड का डिफरेंस है हाइड्रोजन से वो कम है और लेड का नंबर ज्यादा है। तो नंबर की वजह से लेड ने गेम को ओवरकम किया है और अपने आप को डिस्चार्ज कराया है। जबकि जब आप क्लोराइड और OH में आ जाएंगे तो क्लोराइड और OH में अगेन डिस्चार्ज किसका इजी है? OH का। लेकिन जरा क्लोराइड और OH में डिफरेंस देखिए, तो क्लोराइड और OH में भी डिफरेंस क्या है? सिर्फ 2 पोजीशंस का डिफरेंस है। 2 पोजीशन के बाद क्लोराइड आ जाता है। मैं बता दूं, मैं लेट मी कंप्लीट, मैं ही बताऊंगा यार। तो क्लोराइड और OH में अगर आप देखें तो 1 और 2 पोजीशंस का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी कम काउंट होता है। अच्छा, अब सवाल दिमाग में फौरन से आ गया होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कितना डिफरेंस ज्यादा है और कितना कम? तो याद रखें, मैंने पहले भी बताया था कि डिफरेंस ऑफ 3 और लेस देन 3 पोजीशंस, डिफरेंस ऑफ 3 और लेस देन 3 पोजीशंस विल बी काउंटेड एज अ लेस डिफरेंस। 3 या 3 से कम पोजीशंस का अगर डिफरेंस है तो हम कहेंगे यार ये डिफरेंस बहुत कम है, और अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि डिफरेंस ज्यादा है। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनिएगा, यहां मैं लिख भी देता हूं कि डिफरेंस यहां हम क्या देख रहे हैं? 3 और लेस देन 3, 3 और लेस देन 3 पोजीशंस। दोबारा से देखिएगा, 3 और लेस देन 3। अगर आप क्लोराइड और OH में देखें बच्चों, क्लोराइड और OH में तो कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या ये उसी विंडो में आ रहा है? 1 2 3, 3 और लेस देन 3 पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे बच्चे जब इतना डिफरेंस हो तो हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये कम है। और अगर हमने क्लोराइड का नंबर बढ़ा दिया है तो ये नंबर क्या करेगा? सिचुएशन को ओवरकम करेगा, बिकॉज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह नाइट्रेट होता, बेटा बोलना, इसकी जगह नाइट्रेट या सल्फेट होता, फिर क्या कहते? नाइट्रेट हो जाता। नाइट्रेट या सल्फेट होता तो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो तब भी डिस्चार्ज नहीं होता। या यहां पर अगर मैं कहता मैग्नीशियम है, तो मुझे बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोजन में से कभी भी मैग्नीशियम डिस्चार्ज होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोजन में से कभी भी मैग्नीशियम डिस्चार्ज होगा? नहीं, भले से नंबर बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का अगर नंबर हमने बढ़ा भी दिया, मैग्नीशियम का डिस्चार्ज इतना डिफिकल्ट है कि वो नंबर ज्यादा होने से भी डिस्चार्ज हाइड्रोजन के सामने नहीं हो पाएगा। या अगर मैं, जैसे एग्जाम में बहुत सवाल आया है हाइड्रोजन और सोडियम का, तो हाइड्रोजन और सोडियम में से हमेशा क्या डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होगा, बिकॉज नंबर अगर मैं सोडियम का बढ़ा भी दूं तब भी सोडियम का डिस्चार्ज इज वे टू डिफिकल्ट। तो मेरे बच्चे अगर इस बात को यहां पर लेकर आओ, वापस आ जाओ, तो अब मुझे एक मिनट, लेड और हाइड्रोजन में से क्या डिस्चार्ज कराया तुमने? लेड को। और मुझे बताओ क्लोराइड और OH में से क्या डिस्चार्ज होगा? क्लोराइड और OH में क्या डिस्चार्ज होगा? ऑनलाइन वालों, क्लोरीन गैस। Although discharge of chlorine is difficult, but because the difference of discharge is not too much and the number of chloride ions are way too much, therefore they have overcome the discharge. Is that clear? They have overcome. जी बेटा, अब बोलो। अनीक क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था कि इसमें तो SO4 तो कभी नहीं होगा। Yes. और NO3 Yes.
सिर्फ नेगेटिव में तो NO3 भी नहीं होगा। हाँ नहीं है ना बेटा, 3 कैसे काउंट करो, 1 2 3 से ज्यादा हो गया ना, चौथी पोजीशन आ गया। इसका मतलब ये होगा सल्फेट होगा। बेटा माइक ओपन करके बड़बड़ बड़बड़ नहीं करो। क्या ये बात सबको समझ आती है? हमजा सिद्दीकी, अहमद, आयश, इब्राहिम, हफ्सा, यस सर। मोमिन, यस सर। दोबारा सुन लो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड का केस में 2-3 गलतियां हैं। पहले तो बच्चे को यही नहीं पता कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड अलग है। दूसरा, बच्चे को ये पता है कि डाइल्यूट मुझे आता है और मिस ने बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड में उल्टा कर लेंगे। तो क्या हमेशा उल्टा होगा? नहीं बेटा, अभी सारी, अगर आप यहां देखें तो यहां उल्टा हो गया। देखो यहां डिस्चार्ज होता है HOH और यहां डिस्चार्ज हो रहा है लेड क्लोराइड। लेकिन अगर आप इससे ये लॉजिक ड्राइव कर लेंगे उल्टा हो जाता है, तो बेटा गलत है, क्योंकि आगे मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। कैसे? अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टन पे आ जाओ बेटा, पार्टिसिपेट करना। सोडियम क्लोराइड मोल्टन, मोल्टन में क्या डिस्चार्ज होगा बेटा? बोलो। कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस। ऑनलाइन में से पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है भाई? हफ्सा, हुसैनी, अरीश, समर, सना, बेटा क्या डिस्चार्ज होगा मोल्टन में? कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन। अगर आप सिंपल एक्वस में कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाना। सिंपल एक्वस में हमने क्या कहा था बेटा? आपस में बातें नहीं करो। ये वाटर आ जाता है और डिसीजन इज टेकन एज पर डिस्चार्ज सीरीज। तो किसका डिस्चार्ज इजी है बच्चे? हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH। ठीक है। जब लाइबा मैं यहां से आ जाऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में। अब कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर भी है, निमोनिक वही है Ca का। अब क्या फैसला होगा? सोडियम हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है? हाइड्रोजन का। लेकिन सोडियम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो अभी भी क्या डिस्चार्ज होगा बेटा? हाइड्रोजन। नंबर ऑफ सोडियम आयन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह क्लोराइड और OH में से किसका डिस्चार्ज इजी है? डिस्चार्ज तो OH का इजी है, बट क्लोराइड और OH में कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, क्लोराइड का नंबर ज्यादा होने की वजह से, डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज कम होने की वजह से क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? क्लोराइड। क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? तो वो जो आप कह रहे थे उल्टा हो जाता है, तो अब आप बताइए मुझे उल्टा हो रहा है यहाँ पे? आप देखें डाइल्यूट वाले में H और OH डिस्चार्ज हो रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड वाले में H तो डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में OH की जगह क्लोराइड डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसलिए अगर आप उस लॉजिक से, जो लॉजिक ही नहीं है कि भाई उल्टा करना है, उल्टा उल्टा नहीं करना है भाई, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आते हैं तो डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑल्सो मैटर्स। नंबर बढ़ा, अगर डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज जो है वो कम है तो नंबर से गेम चेंज हो जाती है, वरना एज पर द डिस्चार्ज सीरीज ही डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है? क्या कभी भी सोडियम डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन के सामने? बेटा सवाल का जवाब देना। क्या कभी भी सोडियम को मैं हाइड्रोजन के सामने डिस्चार्ज करा पाऊंगा? नहीं करा पाऊंगा। देयर इज ओनली वन केस। अगर मुझे सोडियम हासिल करना है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, व्हिच इज टेकिंग आउट मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये 5 मीटर का सवाल है। क्या मुझे सिंपल एक्वस में सोडियम मिलेगा हाइड्रोजन के सामने? क्या कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में सोडियम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब मुझे सोडियम नहीं मिल रहा तो सोडियम को डिस्चार्ज करने का एक ही सिचुएशन हुआ, दैट इज टेकिंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड, क्योंकि मोल्टन सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोजन ही नहीं होगा। ये सवाल एग्जाम में आता है, दैट सोडियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डैश। अब उसमें लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, बच्चे टिक करके आ जाते हैं गधे की तरह। याद रखें, जो आयन टॉप पे आते हैं वो डाइल्यूट में डिस्चार्ज नहीं हो सकते। उनको डिस्चार्ज करने के लिए कौन सा सोल्यूशन चाहिए होगा? मोल्टन फॉर्म चाहिए होगी। यस और नो? क्योंकि हाइड्रोजन के सामने वो डिस्चार्ज नहीं हो सकेंगे। अब कॉपर सल्फेट का तुम मुझे करवा दो, कॉपर सल्फेट का आप मुझे करवा दो। चलो, सिंपल एक्वस, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस। सिंपल एक्वस में क्या है? कॉपर सल्फेट HOH। बेटा ऐसे ही लिखना है बेटा, कॉपर सल्फेट HOH। निमोनिक क्या है बेटा? C और A, C और A। अब मुझे बताओ भाई, डाइल्यूट में कैसे करते हैं? डिस्चार्ज सीरीज। डिस्चार्ज सीरीज के अकॉर्डिंग किसका डिस्चार्ज दी है? कॉपर या कॉपर का। और सल्फेट और OH में से OH का। सल्फेट और OH में से OH का। तो यहां पर आपको मिलेगा कॉपर और ऑक्सीजन। जबकि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में आओगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस में कॉपर और हाइड्रोजन में से किसका डिस्चार्ज इजी है? अगेन कॉपर का। नंबर भी कॉपर का ही ज्यादा है। नंबर भी किसका ज्यादा है? कॉपर का। तो अभी भी कौन डिस्चार्ज होगा? कॉपर। और सल्फेट और OH में से कौन डिस्चार्ज होगा? OH। सल्फेट और OH में से कौन डिस्चार्ज होगा? OH। तो याद रखें,
इस बात पर अगर आप रिलाई करेंगे कभी उल्टा होगा कभी नहीं होगा, नहीं, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा कि कहां पर क्या केस बन रहा है. इज दैट क्लियर? अफान, मोमिना, आसिफ, अबरार हुसैन, अरीब, नूर, जाबिर. सर दोनों सेम हो गए. जी, इसमें दोनों सेम हो जाएंगे बेटा. इफ वी ऐड 2 स्पून ऑफ H2O इन नाइट्रोजन सल्फेट कॉन्सेंट्रेटेड में, तो फिर हाइड्रोक्साइड ही डिस्चार्ज होगा. जी बेटा, हाइड्रो कॉन्सेंट्रेट सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते. सल्फेट और नाइट्रेट, यूं कहना गलत नहीं होगा कि सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी इनका डिफरेंस ज्यादा होगा. इज दैट क्लियर? ये बात कुछ हजम हो गई? तो मैं कंक्लूड कर दूं इसको बेटा, समझना बेटा, खत्म होने के करीब पहुंच गए हम लोग. मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस, मुझे आप लोगों की तरफ से आवाज चाहिए बेटा. इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड होगा, बेटा बोलो, इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड होगा तो करंट कंडक्ट नो रिएक्शन नहीं होगा. नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन होगा तो सिंपल Ca का निमोनिक अप्लाई होगा. पॉजिटिव पार्ट जो है वो कैथोड पर, नेगेटिव पार्ट कहां मिलेगा? एनोड पर. अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है, एक्वस में कितनी वैरायटी है बेटा? बोलो बेटा. डाइल्यूट कंसंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है. डाइल्यूट में क्या बताया सर ने आपको कि डाइल्यूट में सिंपल डिस्चार्ज सीरीज इज फॉलोड, और कॉन्सेंट्रेटेड में डिस्चार्ज सीरीज इज फॉलोड. डिस्चार्ज सीरीज is followed, but look at difference of discharge. ये किसके माइक में से चूड़ियों की आवाजें आ रही है? बंद करो. और क्या विंडो बताई मैंने? 3 और लेस देन 3. अगर डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज 3 पोजीशन या उससे कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड में गेम रिवर्ट हो जाएगी, वरना नहीं होगी. क्लियर बेटा? क्लियर है ये बात? ऑनलाइन वाले सारे बच्चे मुझे यस और नो बताएं प्लीज. यस सर. यस सर. यस सर. सर ये सल्फेट जी बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर जो 3 एलिमेंट्स हैं बस वही डिस्चार्ज होंगे कॉन्सेंट्रेटेड में. जी बेटा बोलो. ये सल्फेट और नाइट्रेट डिस्चार्ज नहीं होंगे मतलब ना? नहीं बेटा. क्लियर है ये? मेरे ख्याल में भिन्न भिन्न की आवाजें आ रही है, मुझे भिन्न भिन्न ना करो, क्योंकि अब चैप्टर का वो हिस्सा आ रहा है जो कि काफी ज्यादा चेंज है. तुम्हें कोई सवाल है बेटा? बोलो. क्या नाम है तुम्हारा? सर. जोर से बोलो. सर तो फर्स्ट वाली डिस्चार्ज सीरीज में 3 पोजीशंस वाली चीज फॉलो होगी ही नहीं ना? नहीं, फर्स्ट वाली डिस्चार्ज सीरीज समझा नहीं मैं. फर्स्ट वाली पॉजिटिव आइन की, जी डाइल्यूट में कहना चाहता है. पॉजिटिव आइन की पूछ रहे हो बेटा? जी, इसमें तो 3 पोजीशन वाली चीज अप्लाई होगी ही नहीं ना? क्यों नहीं होगी भाई? दोनों में होगी. आपने बोला कि सोडियम कभी होता ही नहीं डिस्चार्ज, मैग्नीशियम नहीं होता है. तो वो 3 वाली चीज अप्लाई होगी ना बेटा, यहां तक अप्लाई होगी ना 3 वाली चीज, लेड, आयरन और जिंक तक. अच्छा ठीक है. लेड, आयरन और जिंक के केस में 3 पोजीशन आ रही है ना, उसके बाद तो 3 पोजीशन से ऊपर है. जैसे अगर हाइड्रोजन और जिंक हुआ तो जिंक डिस्चार्ज हो जाएगा. जी, हाइड्रोजन और जिंक का कंपटीशन हुआ बेटा, बताओ मुझे फिजिकल बच्चों, हाइड्रोजन और जिंक का कंपटीशन हुआ तो कौन डिस्चार्ज होगा कॉन्सेंट्रेटेड में? जिंक डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप देखें उसी विंडो में आ गया ना 3 और लेस देन 3 की पोजीशंस में. तो जिंक अगर सर कार्बन हुआ हाइड्रोजन के साथ? देखो, कार्बन तो नॉन मेटल है, इसलिए कार्बन तो वैसी रेस से बाहर हो जाता है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में हमेशा मेटल ही डिस्चार्ज होता है. ठीक है. अब गौर से मेरी बात सुन लीजिए बेटा, यहां तक इस चैप्टर का समझना बेटा. इस चैप्टर में यहां तक जो इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ रहे थे, ये किसके ऊपर बेस कर रही थी? इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर. अब यहां से आगे जो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होती है वो बच्चों को बिल्कुल ही खत्म कर देती है, क्योंकि आप उसको लिंक ही नहीं कर पाते. मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि अब तक जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस हमने बताई वो किसके बेसिस पर कर रहे थे हम? इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर. चेंज इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा था मेरे बच्चे. अब जिस इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं वो इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रोड के बेसिस पर, जिसको मैं कहता हूं केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. इसको मैं क्या कहता हूं बेटा? केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. बेटा ये पढ़ने से पहले आप पुरानी इलेक्ट्रोलिसिस सारी दिमाग में ठूस लीजिए.
कि पुरानी इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपने सीखा वो आपको समझ आता है, उसमें और इसमें क्या फर्क होने वाला है कि अब तक जो इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे थे उसमें क्या इलेक्ट्रोड का कोई पार्टिसिपेशन था? क्या इलेक्ट्रोड सिवाय डिस्चार्ज हो रहा था, क्या इलेक्ट्रोड का इसके अलावा कोई पार्टिसिपेशन था? नहीं था, क्योंकि आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रोड पर जाकर बस आयंस डिस्चार्ज हो रहे थे। क्यों इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था? क्योंकि अब तक जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे थे वो कौन से इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में थी? इनर्ट। अब तक जो हमने नाम नहीं लिया कहीं पर, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इनर्ट है। यूजुअली प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा होता है, और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बिकॉज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वो इनर्ट बिहेव करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक हो गया। अब मैं बेटा आपके सामने लेकर आ रहा हूं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस को, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस आपने अच्छे से समझना है। याद रखें, मैं आपको शॉर्टकट ये बता दूं कि जब तक इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व होता है तब तक इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं, और जब इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होगा तो आपके आसानी के लिए, वैसे तो इसकी एक्चुअल साइंस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपकी आसानी के लिए जो आपके लिए काम आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व नहीं होगा। ये मेरा जुमला याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू की ऑब्जर्वेशन में भी काम आएगा कि जब तक इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा था तब तक इलेक्ट्रोड वॉज इनर्ट। अब जब हम आपको अगला केस सिखाने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होगा, तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट अनचेंज रहेगा। अब इलेक्ट्रोड कब इन्वॉल्व होगा ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड कब इन्वॉल्व होता है इसको समझ लें मेरे बच्चे। जब एनोड का मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट का आयन कॉमन हो जाए। जब एनोड का मटेरियल, बहुत मैं डिफरेंट अप्रोच से करा रहा हूं, अभी जब मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा दूंगा फिर आपको याद आएगा कि आपने स्कूल में से किसी और नाम से पढ़ा हो। हाँ, तो उसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रिंसिपल समझना है ताकि आप हमेशा के लिए फारिग हो जाएं। क्या कहा हमने? एनोड का मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट का आयन अगर कॉमन हो तो बेटा याद रखें ये इलेक्ट्रोलिसिस का बिल्कुल डिफरेंट केस बन जाता है। और एग्जामिनर जो है ना इस केस का नाम नहीं लेता आपके सामने, कि एग्जामिनर ये नहीं कहेगा सवाल में कि याद करो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है, ना ना ना। एग्जामिनर बिल्कुल सटल वे में आपको एक स्टेटमेंट देगा जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन एक तेज बच्चा समझ जाएगा कि भाई ये दूसरा केस आ गया है। क्या कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है आयरन सल्फेट का और इलेक्ट्रोड है आयरन का, तो जरा गौर से देखिए, अगर एनोड मेरे पास आयरन का हो और इलेक्ट्रोलाइट भी आयरन का हो तो हो गया ना कॉमन। पहले मैं कंडीशन समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोड कब रिएक्टिव होते हैं। अगर मेरे पास जो एग्जाम में 50 दफा जो सवाल आया है वो ये आया है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड किसके हैं? कॉपर के। दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के होना जरूरी नहीं है। कौन सा इलेक्ट्रोड कॉपर का होना जरूरी है? एनोड। मेरी बात को गौर से सुनना, 50 दफा ये वाला सवाल आया हुआ। आप कोई पास पेपर खोल रहे हैं एमसीक्यू में, इसका ये सवाल बिल्कुल आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। सवाल क्या आता है? देखो एक जुमला सुनना, एग्जामिनर कहता है कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जब एग्जामिनर ये कहता है एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है या नॉर्मल केस? नॉर्मल केस। जब उसने कहा कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये नॉर्मल केस है जिसमें कॉपर का कंपटीशन एच आयन के साथ होगा, सल्फेट का कंपटीशन ओ एच आयन के साथ होगा। लेकिन जब इसी जुमले में सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दे, वो कहे एक्वस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अब सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, आपका पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने के काबिल होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वर्ड एग्जामिनर इस्तेमाल नहीं करेगा कि आपको याद आ जाए। एग्जामिनर आपको प्रिंसिपल पे टेस्ट करेगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल? कि जब तक इलेक्ट्रोड इनर्ट रहता है, गेम इलेक्ट्रोलाइट की चलती है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे जब सॉल्यूशन और मटेरियल ऑफ एनोड कॉमन एलिमेंट का हो जाए तो अब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो जाता है, और ये प्रोसेस और आसान है। वो कैसे आसान है बेटा? याद रखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सेटअप लगा हुआ है, यहां पर मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, कॉपर का एनोड, और यहां पर मान लीजिए आयरन का कैथोड इस्तेमाल कर लिया, और सॉल्यूशन मैंने डाला कॉपर सल्फेट का। तो मेरे बच्चे पहले तो मुझे बताओ ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस बना या नहीं बना? बोलो बेटा, क्या ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का? जी हफ्सा हुसैन इब्राहिम, बन गया रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस।
बेटा याद रखिए, सर ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है तो इलेक्ट्रोड का रोल खत्म, असल में खत्म नहीं होता, लेकिन ओ लेवल में आप ऐसे समझ लीजिए खत्म हो गया, आपको ये कॉम्प्लिकेशन से बचा लेगा। बेटा प्रोसेस टोटली चेंज हो जाता है, गेम आ जाती है इलेक्ट्रोड की, और क्या होती है गेम बेटा, एनोड का जो भी मटेरियल होगा वो पहले सोल्यूशन में जंप करेगा और फिर सोल्यूशन के थ्रू ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करके जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का रोल खत्म कर दिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट को आप समझे अनचेंज रहेगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ये एंड तक ब्लू कलर का ही रहेगा क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं रहा इसके अंदर। तो आपने वंस यू आइडेंटिफाई कि यार ये केस है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जब मटेरियल ऑफ एनोड और इलेक्ट्रोलाइट का आयन क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो आपने क्या बताया, ये एरो बता रहे हैं प्रोसेस, ये प्रोसेस और आसान है, बस अगर समझ लिया तो कि इसमें क्या होता है बेटा, एनोड का जो भी मटेरियल है पहले वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा और फिर सोल्यूशन के थ्रू मूव करके जाकर कैथोड पर वापस डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने का क्या मतलब है कि एनोड पर क्या होगा, कॉपर कन्वर्ट होंगे किसमें, कॉपर आइंस में, क्योंकि सोल्यूशन में क्या होते हैं आइंस, और आइन में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। भाई कॉपर जीरो था ना यहाँ पर, अगर कॉपर जीरो ने कॉपर आइन बनाना है +2 तो दो नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में कॉपर से क्या फॉर्म होंगे बेटा, कॉपर आइंस, और फिर वो कॉपर आइंस मूव करेंगे और जाकर कैथोड पर वापस से क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और गेन करके क्या करेंगे, कॉपर मेटल जाएंगे। तो होगा ये कि आहिस्ता 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 कॉपर फ्रॉम एनोड कम होता चला जाएगा और एनोड का जो मास है वो घटता जाएगा क्योंकि एनोड डिसॉल्व हो रहा है, और वो जाकर डिपॉजिट होगा कहां पर, कैथोड पर, कैथोड पर, कैथोड पर, कैथोड पर। तो ये पहला केस आप देख रहे हैं जिसमें आप पास पेपर में ग्राफ भी देखते हैं। क्या ग्राफ नजर आता है कि अगर, एक मिनट रुक जाओ बेटा, टाइम के साथ साथ अगर मैं एनोड के मास का ग्राफ बनाऊं, टाइम के साथ साथ एनोड का मास, तो एनोड का मास आहिस्ता 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 करके क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड का जो भी मटेरियल है वो सोल्यूशन में आता जा रहा है, तो एनोड खत्म हो जाएगा और कैथोड का मास क्या होगा, बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, तो याद रखें इसमें बच्चे गलती करते हैं कि वो यूं करके बना देते हैं। ये वाला ग्राफ गलत क्यों होगा, क्योंकि क्या कैथोड का मास शुरू में जीरो था, क्या कैथोड का मास शुरू में जीरो नहीं, करेक्ट जो ग्राफ होगा वो यहां कहीं से बनेगा, ये वाला ग्राफ गलत होगा। ठीक है जी, तो कैथोड का मास जो भी था उसमें इजाफा होगा और एनोड का मास जो है वो कम हो जाएगा। प्रोसेस बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे, एनोड का मटेरियल डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में आता है और फिर सोल्यूशन के थ्रू मूव करके कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। सोल्यूशन में आने के लिए आयन बनना पड़ेगा उसे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड पर, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। मेरे बच्चे इसी प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग करना, एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग करने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अगर ये प्रिंसिपल मैं समझाए बगैर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रट्टा लगाता तो मुश्किल होता। अब तुम मुझे खुद बता सकते हो, मान लो मेरे पास एक चम्मच है, एग्जाम में सवाल आते हैं, एक चम्मच है मेरे पास, लेट्स से आयरन का, एक मिनट बेटा लेट मी कंप्लीट, आयरन का चम्मच है मेरे पास, आयरन स्पून है, और मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग करनी है, तो मुझे बता सकते हो कैसे करेंगे, कौन सा कैथोड लेंगे, कौन सा एनोड लेंगे, कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, एनोड लेंगे, एनोड लेंगे, एनोड एल्यूमिनियम की कोटिंग करनी है, एनोड पर क्या ले लेंगे, एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि एनोड का मटेरियल कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है, तो एनोड पर क्या ले लेंगे बेटा, बोलो, एल्यूमिनियम, एनोड पर एल्यूमिनियम, डू यू ऑल एग्री। और रिएक्ट, इसका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव बनाना है तो सोल्यूशन किसका लेंगे, एल्यूमिनियम का सल्फेट ले लेंगे। सल्फेट और नाइट्रेट क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं होता। एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी ले सकते हैं, लेकिन सल्फेट नाइट्रेट आमतौर पे आपको नजर आता है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सल्फेट नाइट्रेट डिस्चार्ज नहीं होते, इसलिए प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करते। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लेंगे या एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेंगे, और इन भाई साहब को कहां लेंगे, कैथोड पर। तो क्या होगा प्रोसेस, एल्यूमिनियम क्या करेगा, सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा और फिर जाकर आयरन के स्पून पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। चलो एक और सवाल का जवाब दो। मैं चाहता हूं कि मैं कॉपर पर निकल की कोटिंग करूं, कॉपर पर निकल की कोटिंग करूं, तो मुझे बताएं एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड निकल होगा और कैथोड पर निकल, कैथोड पे कॉपर, और सॉल्यूशन किसका होगा, निकल निकल नाइट्रेट का। तो जब प्रिंसिपल समझ लिया तो कोई भी बात समझ सकते हो, यस और नो। एनोड का मटेरियल, व्हाटएवर द मटेरियल ऑफ एनोड इज, वो डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में और फिर सॉल्यूशन के थ्रू ट्रेवल करके कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सॉल्यूशन ओवरऑल अनचेंज रहेगा।
अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट की ऑब्जर्वेशन चेंज होती है नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में, यहां पर जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट अनचेंज रहेगा। वॉट एवर दी ऑब्जर्वेशन इज आस्क्ड, आप बोलोगे वो अनचेंज रहेगा। अब जो सवाल ऑनलाइन में से बच्चा पूछ रहा था, पूछो बेटा। सर फिर वो नाइट्रेट कहाँ जाएगा या सल्फर SO4 वो कहाँ जाएगा? नाइट्रेट डिस्चार्ज नहीं होता, सोल्यूशन में रह जाएगा, एनोड डस्ट की फॉर्म में वो सोल्यूशन में रह जाएगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर ये सर कलर भी बताते हैं, कलर चेंजेस कैसे होंगे कॉपर जब वहां पे जाएगा एनोड या कैथोड में? ये एक सवाल आता है सर, हमें ऑब्जर्वेशन का कैसे पता चलेगा? देखो ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? जो आपको नजर आए। अब जहां पर फॉर एग्जांपल कोई केस आप कर रहे हैं जिसमें आपको गैस बनती हुई नजर आ रही है, जैसे अभी आपने ऑक्सीजन गैस, OH डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस बन रही है तो आपको बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस नजर आएंगे। और फिर आपने ATP सेशन में ऑक्सीजन का टेस्ट भी सीखा है, तो आप वो टेस्ट भी बता सकते हो। बाकी रह गया कंपाउंड के कलर चेंज। तो याद रखें, कंपाउंड के कलर चेंज क्या कोई सा भी आ जाएगा? नहीं भाई, आपके कंपाउंड के कलर चेंज, मुझे किसी व्हाट्सएप में बच्चे ने पूछा और मैसेज ये सर कंपाउंड के कलर चेंज बता दें। अरे भाई, आपके सिलेबस की तो है वो, कौन सी कंपाउंड कलर चेंज है? आप अगर पीरियोडिक टेबल याद करें तो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड के कुछ कलर्स हैं, वो मैंने लिखवाए हैं। कॉपर के कुछ कंपाउंड के कलर हैं, आयरन के कुछ कंपाउंड के कलर हैं, और मैग्नीज के कुछ कंपाउंड, 3 4 5 कंपाउंड्स हैं। वो कलर चेंज आपको पता होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। और फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो आपने पढ़ा है, KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम आयोडाइड एंड आयरन 2 सल्फेट, रिडॉक्स में उन 4 के कलर चेंज है। बस यही कलर चेंज आपको याद होने चाहिए। जो कॉपर सल्फेट है, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड में है कि ब्लू कलर का होता है। अब जब आपको पता है कि ये ब्लू कलर का कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, तो जब ये टूटेगा तो ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। इसी तरह कॉपर जो ऑक्साइड होता है वो ब्लैक होता है। ये मैंने लिस्ट लिखवाई भी है, यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल का, 6-7 टोटल कंपाउंड। इनके कलर अगर आपको याद नहीं है फिर तो नहीं कर सकते। इसी तरह जो मैंने डिटेक्शन टेस्ट तुम लोगों को कराया था ATP में, आयरन डिटेक्शन टेस्ट में कलर्स याद नहीं किए कि आयरन 2 ग्रीन कलर का है, आयरन 3 रेड कलर का IGCSE में भी सेम ही होंगे। आयरन फॉर एग्जांपल आयरन 2 सल्फेट है तो आयरन 2 सल्फेट का कलर ग्रीन होगा, और आयरन 3 का कोई कंपाउंड है जैसे हेमाटाइट आपने पढ़ा था तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो कलर्स जो मैंने करवाए बस वही आपको याद करने, अलग से थोड़ी याद करने। ये थोड़ी कि रैंडम कलर आ जाएगा, रैंडम कलर नहीं आएगा भाई, जो आपको कराया गया वही आएगा। इस केस के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही रहेगा ना, तो कलर वही रहेगा। जी जी।